हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले सिविल सर्विसेज 2022 एंड 23 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर रियल टाइम सॉल्व करके बताया था, इस वीडियो में मैं 2021 का पेपर सॉल्व करूँगा, फर्स्ट 250 क्वेश्चन। सॉरी, मैं काफ़ी 10-12 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन चला गया था, दैट इज़ वाई। मैं अभी ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाने का, ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो मैं दूर कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाटर की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे को आई कुड ईजिली एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, तो मेरे को ए और डी में कन्फ्यूजन था। उसके बाद आई वेंट विद ए ऑप्शन बिकॉज मेरे को थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ वाटर के याद थे। ये 9th 10th 11th 12th के टाइम पे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वही मेरे को याद था। बट आई कुड ईजिली एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, तो मेरे को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना था। दैट इज़ वाई आई वेंट विद ऑप्शन ए। जो सेकंड क्वेश्चन है, अगेन कोई एलईडी लैंप और सोडियम लैंप के बारे में नहीं पढ़ता है, लेकिन मेरे को ये आई कुड हैव गॉट दिस क्वेश्चन राइट, बट मेरा ये रॉन्ग हो गया। क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि सोडियम लैंप्स जो होते हैं, ये जो हमारे जो स्टैंडर्ड लैंप्स होते हैं, जो एलईडी लाइट्स जो आई थी, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स एलईडी की, उससे पहले जो लैंप्स यूज़ होते थे वो सोडियम लैंप्स होते थे। आई डिड नॉट नो। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो अब आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलईडी लैंप एंड सोडियम लैंप। सो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज अ सोडियम लैंप। मेरे को नहीं मालूम था, बट आई स्टिल अटेम्प्टेड, बट आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। अगेन थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन राइट होना ही चाहिए था मेरा, क्योंकि ये जो एसी है, इनिबिटर्स जो ड्रग्स होते हैं, ये हम कई बार यूज़ करते हैं और मेडिकल फील्ड में कई बार पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। एसी जो एंजाइम्स होती हैं, ये हमारे सिलेबस में अच्छे से दी हुई है, कई बार डिस्कस होता है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड है ये। एंड ये जो उस टाइम कोविड हुआ था, कोविड के जो ड्रग्स थे और जो वैक्सीन थी, कोविड की जो इलनेस थी, उससे रिलेटेड कई बार ये न्यूज़पेपर में डिस्कस हुआ था। सो आई शुड हैव गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, आई शुड हैव गॉट दिस क्वेश्चन राइट, सॉरी, बट आई गॉट इट रॉन्ग। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो यू शुड लीव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी फैक्चुअल है। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्किप करोगे देयर इज़ नो हार्म। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू नो द आंसर। अगर आपको ये ट्राइक्लोसाइन के बारे में आइडिया है तो यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में, ये फिजिक्स में हम पढ़ते रहते हैं। दिस इज़ ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, नॉट अ टफ क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थोड़े आइडिया और बेसिक, अगर आपने 9th 10th में फिजिक्स पढ़ी है तो भी आप ये सॉल्व कर लोगे। 7th क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पॉलिटी की जो बुक्स है लक्ष्मीकांत, उसमें से आया हुआ है। सो यू शुड गेट दिस क्वेश्चन राइट इन एनी कंडीशन विदाउट फेल। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैड नो आइडिया, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई बुक में नहीं दिया हुआ, कोई स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं दिया हुआ है, एंड कोई इसके बारे में पढ़ता नहीं है। इफ़ यू नो देन यू नो इट, अदरवाइज यू शुड लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू प्राइवेसी, इतना न्यूज़ में रहता है, इट हैज़ बीन इन न्यूज़ सो मेनी टाइम्स, इट हैज़ बीन डिस्कस्ड। इसके ऊपर जजमेंट्स आए हैं, इसको डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में डिस्कस हुआ है, तो यू शुड गेट दीज क्वेश्चंस राइट विदाउट फेल। क्वेश्चन नंबर 10, सारे स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर आप देखोगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हम कई बार इलेक्शंस और इलेक्शन की न्यूज़ जो पढ़ते हैं उसमें हम कई बार सुनते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो लोकसभा इलेक्शंस में खड़े होते हैं, उनको वो कई बार 2 सीट से इलेक्शंस लड़ते हैं। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी पिछले इलेक्शन में 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, आई गेस वायनाड से और यूपी में एक सीट है जो उनकी, शायद वहाँ से। तो उनको कभी भी हमने नहीं सुना है रिसेंट पास्ट में कि 3-3 लोकसभा सीट से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ हो, इसलिए आई कंसिडर दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, एंड उससे ही मेरा आंसर आ गया। एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। एंड अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हो, ये भी आप लॉजिकल रीजनिंग से ईजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इट इज़ नॉट ए वेरी टफ क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है एग्जाम हॉल में। 11th क्वेश्चन, अगेन मेरे को शॉर्ट सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे पॉज करके एंड अगर आप उसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो सीजनल रेनफॉल ये एक फैक्टर होता है। हम ये कई बार अपने जो हमारे ग्रासलैंड्स, वेजिटेशंस और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें रेनफॉल इज़ अ वेरी
इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक लिमिटिंग फैक्टर के तरह एक्ट करती है, एज इन रेनफॉल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होती है, जहाँ कम होती है वहाँ कम होती है, तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन रेनफॉल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर. इसलिए आई वाज सो श्योर दैट जो ऑप्शन जो 4 है वो 4 तो होना ही चाहिए सीजनल रेनफॉल आंसर में. तो इसकी वजह से आई कुड इजीली एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. अब कन्फ्यूजन था 4 एंड 5 के बीच में एंड 2, 3, 4 के बीच में, एज इन ऑप्शन बी एंड सी के बीच में. तो अगर आप अब ये ऑप्शंस को देखोगे तो आप इजीली गैस कर पाओगे. 2, 3 जो है फायर एंड ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ये जो ऑप्शन है ये दे आर मच लाइकली टू एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन कंट्रोलिंग द वेजिटेशन ऑफ ग्रासलैंड. दैट इज आई वेंट विद 2, 3, 4 एंड ये ईजिली आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगर ये शॉर्ट डायरेक्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, बट आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आप ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ते हैं, उसको ही आपको अप्लाई करना है एग्जाम हॉल में. एंड अगर आपके 2 या 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा. अगेन 12th क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, कौन सा परसेंटेज कहाँ मिलता है, कौन सा कितने रिवर्स में कितना परसेंटेज है, ग्राउंड वाटर कितना परसेंटेज, एटमॉस्फेयर में कितना है, हमारा ओशंस में कितना है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, कहाँ ज़्यादा है, कितना परसेंटेज है, हम कई बार पढ़ते हैं. मेरे नोट्स में भी था, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनके आंसर जो होते हैं उसमें भी ये परसेंटेज दी रहती है, और हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में दिए हुए हैं. तो ये दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से करेक्ट होना ही चाहिए. 13th क्वेश्चन, अगेन कोई मोरिंगा, टैमरिंड इन सब के बारे में पढ़ता नहीं है, बट ये जो जिनमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें 1 to 4 ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इफ़ यू कुड एलिमिनेट 1 or 2 स्टेटमेंट्स यूजिंग योर लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमन सेंस, तो आप इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो करेक्ट स्टेटमेंट. दो आई गॉट इट रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करने जाएंगे, वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट दिस क्वेश्चन राइट. क्योंकि अगर आप जैसे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहे हो कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर आपने टैमरिंड पता है कि ये पेड़ से होता है, तो आप इसको ईजिली कंसिडर कर सकते हो कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हो सकता है. तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में 1-2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हो, इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं चाहिए, आपको थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगा के यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट 1 or 2 स्टेटमेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 14th, इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल हम लोग इतना डिटेल में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हमारी स्टैंडर्ड ज्योग्राफी बुक्स में दिए हुए, बट स्टिल मैंने ओवर थिंकिंग करके इसको गलत किया. बट दिस क्वेश्चन शुड हैव बिन डन. मेरे हिसाब से मेरे को ये क्वेश्चन करेक्ट करना ही चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 15th, अगेन मुझे ये क्वेश्चन करेक्ट करना ही चाहिए था, क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है. मैंने मेडिकल पढ़ा हुआ है, मैं मेडिकल साइंस से हूँ, तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए था. एंड प्लस ये उस टाइम न्यूज़ में इतना ज़्यादा था, जो कोविड पेंडेमिक के बाद जो हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे कैसे तरीके से हम वैक्सीन डेवलप करते हैं, उनका मैकेनिज्म एक्शन कैसा होता है, ये हम बार बार पढ़ते हैं. ये मैंने ओवर थिंकिंग करके इसमें I got this question wrong, otherwise this question should have been attempted correctly. अगेन ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि हाउ आई इम्प्रूव माई स्कोर फ्रॉम 70 to 105, क्योंकि मेरे के ये जो 2021 अटैम्प्ट में मेरे 70 मार्क्स आए थे, उसके बाद 22 में मेरे 102 आए आई गेस, एंड 23 में 105 आए. तो हाउ आई इम्प्रूव्ड, क्योंकि मैंने अपने जो 20 का अटैम्प्ट और 21 का अटैम्प्ट था, उनको बार बार एनालाइज किया कि अगर मैंने किसी स्टेटमेंट को एग्जाम हॉल में प्रेशर कंडीशन में करेक्ट माना तो क्यों माना, गलत माना तो क्यों माना, वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन, वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, वेदर इट वाज लैक ऑफ रिविजन, और वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लक. तो मैंने हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज किया बार बार. मैंने ये देन आई केम टू द कंक्लूजन कि मैं वो क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो मुझे करेक्ट होने ही चाहिए थे. प्लस मैं वो क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, जो मेरे को आने ही चाहिए. बट क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, तो मैं हर स्टेटमेंट को ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करता था, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, एंड मैं उसमें कोई ना कोई फ्लॉ निकालने की कोशिश करता था. मैं सोचता था यूपीएससी है, इतना ईजी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इतना वर्ल्ड का इतना टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, कुछ तो ट्रिक होगी इसमें. आई यूज्ड टू ओवर थिंक, एंड उसकी वजह से मैं बहुत सारी ईजी क्वेश्चन हैं वो गलत कर देता. इसलिए मेरा जो स्कोर है वह एकदम से ड्रॉप हो गया, 70 पे आ गया. अगर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सही होने ही चाहिए थे, अगर आप उनका स्कोर ऐड करोगे तो मेरा इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाता. बट +2 होने के बजाय मेरा हर एक में -2.66 हो रहा था. मूविंग ऑन, 16th क्वेश्चन. अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हम कई बार पढ़ते हैं, जो
माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, वो 3 पेरेंट बेबी, ये बार बार हमारे डिटेल में हमारे करंट अफेयर मैगजीन में आता है, हमारे न्यूज़पेपर में आता है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से करेक्ट होना ही चाहिए था मेरा, बट आई गॉट इट रॉन्ग अगेन। 17th क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी जो एस्पिरेंट है वो अगर न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता है तो ये बीटी कॉटन बार बार हमारे न्यूज़ में आता रहता है, एंड उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ये हमारा न्यूज़ में रहता है। जो हमारे जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में न्यूज़पेपर में बार बार डिस्कशंस होते रहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। बट अगेन जो मैं फर्स्ट आइट्रेशन कर रहा था, आपने देखा है उसमें मैंने सर्कल किया था, इन्हें डायरेक्टली मार्क नहीं किया था क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर। मैं क्योंकि ओवर थिंक कर रहा था, मुझे लग रहा था इतना ईजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि बॉल गार्ड मैंने पढ़ा हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बी ऑप्शन है, मेरे को पता है कि इट इज़ यूज इन डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, तो ये इतना ईजी कैसे हो सकता है। तो मैंने ओवर थिंकिंग के चक्कर में उस टाइम उसको अटेम्प्ट नहीं किया। आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन माय सेकंड आइट्रेशन। लेकिन इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो एंड उसको आंसर को मार्क नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड अगर किसी ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्चुअली आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं बचेगा। रादर आप ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क कर देना चाहिए था। मूविंग ऑन, 18th क्वेश्चन जो है, अगेन कोई नहीं पढ़ता है कुकर के बारे में, लेकिन हम सबको पता है कुकर का बेसिक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बॉइलिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम सब ने पढ़ी हुई हैं हमारे बेसिक फिजिक्स में। तो मेरे को ये तो पता था वेट ऑफ द लिड, ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा भारी लिड होगी उतना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसकी वजह से वो एक्ट करेगा कि प्रेशर टेम्परेचर को, क्योंकि वेट ऑफ द लिड विल एक्ट ऑन द प्रेशर एंड दैट प्रेशर विल अफेक्ट द टेम्परेचर, एंड उसकी वजह से फूड की कुकिंग पे असर पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम का मेरे को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो कुकिंग के लिए टेम्परेचर की जो फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल वाटर है या कोई और कर रहे हो, उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक बार बॉयल होने लग गया उसके बाद 1000 हो 2000 है, ये डजेंट मैटर कि फूड कुक होने ही वाला है, तो कितने भी ज़्यादा टेम्परेचर होने से डजेंट मैटर। दैट इज़ वाई आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर कर रहा है वो कुकर के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ के जाएगा, या फिर इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आप कुकर के बारे में पूरा पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मूविंग ऑन, 19th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। हमारे बेसिक बायोलॉजी की बुक्स में 1000 बार हमने पढ़ा है कि वायरस कैसे एक सिंथेटिक मीडियम में इट कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड अ लिविंग बॉडी, तो हम सबको पता है। 20th क्वेश्चन मेरे हिसाब से करेक्ट होना ही चाहिए था। अगेन मैंने ये सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज बाय एन एडिनो वायरस। मेरे को ये पता है कि कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय राइनो वायरस, ये मुझे अच्छे से पता था क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, मुझे ये चीज़ पता थी। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ध्यान से, एंड ये एड्स रेट्रोवायरस से होता है, मुझे पता है, ये तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एड्स हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, ये रेट्रोवायरस टर्म उसके साथ आता ही है। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज बाय एन एडिनो वायरस। ऑफ कोर्स इट कैन समटाइम बी कॉज बाय एडिनो वायरस, बट जस्ट बिकॉज आई न्यू दिस फैक्ट दैट कॉमन कोल्ड इज मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज बाय राइनो वायरस, सो आई डिड ओवर थिंकिंग एंड आई मार्क दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, एंड उसकी वजह से आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। बट ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर कोई भी लेमन इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, एंड बेसिक, अगर आपने बेसिक बायोलॉजी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, बेसिक साइंस टेक जो कवर किए हुए हैं, तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में भी अगर आप देखोगे तो हम सबको पता है कि रेट्रोवायरस जो कि एड्स इज ऑल्सो है रेट्रोवायरस, तो इसमें जो RNA जीनोम होता है, DNA नहीं होता है। तो अगर आप तो देख सकते हो कि मैंने वो क्वेश्चन गलत किए हैं जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है, वह जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ है ना, आई शुड हैव गॉट दोज क्वेश्चंस राइट स्ट्रेट अवे, लेकिन मैंने वो सारे क्वेश्चन गलत किए हैं। दैट इज़ वाई मेरा स्कोर इतना कम आया, नॉट बिकॉज मेरा जो बेसिक नॉलेज है वो कम थी। अगेन 21st क्वेश्चन, राइट टू सिटी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। दो हम UN हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, बट राइट टू सिटी के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की स्टेटमेंट 3rd एलिमिनेट करके, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज में आई थॉट देयर आर नो एब्सोल्यूट राइट्स की उनको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर थोड़े दिन में देखते हैं कोई ना कोई अनऑथराइज कॉलोनी को जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं वो हटाती रहती हैं। बट UPSC ने इसका आंसर D दिया है, तो आई गॉट इट रॉन्ग। 22nd जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी एक्चुअली कोई पढ़ के नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे फर्स्ट वाले में, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस स्टेशन में है तो पुलिस कस्टडी होगी ना,
एंड एंड नॉट इन जेल, तो ये पुलिस का है। बट सपोज अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट फिर भी अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। करेक्ट, क्योंकि हम न्यूज़ में कितने बार पढ़ते हैं कि एक एक्यूज़ को जुडिशियल कस्टडी में डाला है एंड पुलिस कस्टडी में नहीं डाला है, और बहुत सारे एक्यूज़ को बोलते हैं पुलिस कस्टडी में दिया है बिकॉज पुलिस नीड्स टू इन्वेस्टिगेट मोर एंड उसको इंटरोगेशन करना है। अगर हम फिल्मों में भी देखते हैं कि वो बहुत पुलिस कोशिश करती रहती है बार बार कैसे तो एक्यूज़ उनकी कस्टडी में आ जाए सो दैट दे कैन इंटरोगेट मोर एंड ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। तो ये अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट मान लेते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप वापस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप रॉन्ग हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन कोई भी जुडिशियल पुलिस कस्टडी के बारे में पढ़ता नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो आप पढ़ते हो, नहीं तो कोई नहीं पढ़ता है मेरे हिसाब से, बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है। अगेन 23rd क्वेश्चन प्रेजेंट से रिलेटेड है। दो आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग बट ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता था इजीली इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole cannot be denied at all. Now this is absurd. There are no absolute rights of prisoners, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पैरोल एंड ये फरलो वगैरह जो उनको मिलती हैं उनके बारे में उनके कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते हैं। बट मैंने अगेन ओवर थिंकिंग की कि क्योंकि इतना स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया हो तो हो सकता है राइट हो। बट अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो यू कैन स्किप सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, देयर इज़ नो हार्म इन स्किपिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो 24th क्वेश्चन है, मेरे को ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेटर्स लिखती है ऐसे एजेंसीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर मिनिस्ट्रीज़ को जो राइट्स दिए हुए हैं शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है उसमें जो राइट्स दिए हुए हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, अगर वो एक्ट्स कहीं भी वायलेट होते हैं या फिर कोई भी उनको हैम्पर करता है उनके राइट्स को एक्सरसाइज करने में, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कई बार उस एजेंसी को या फिर उस म्यूनसिपैलिटी को या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट को या उस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखती है कि ऐसा ऐसे एक्शन क्यों किया जिससे ये जो एक्ट में जो उनके राइट्स दिए हुए हैं उनको आप राइट्स को हैम्पर कर रहे हो। तो ये इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे ये पता था कि दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, अदरवाइज वो क्यों वाई विल दे बी कंसर्न। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू कुड इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन जो है अगेन बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैंने ओवर थिंकिंग गलत किया बट आपको ये आना ही चाहिए था, बेसिक पॉलिटी में दिया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो पॉलिटी में तो अच्छे से, एंड ये बहुत बार टेस्ट सीरीज़ में आता है, हमारे हर करंट अफेयर मैगजीन में बार बार डिस्कस होता है। एंड फंडामेंटल राइट का तो हमारा जो चैप्टर है उसमें भी डिस्कस होता है, एंड बाकी काफ़ी जगह ये चीज़ डिस्कस होती है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। 26th क्वेश्चन अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक से आया हुआ है। ये करेक्ट होना चाहिए था बट मेरा गलत हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी स्कोर कम आते हैं, जो एलिमिनेशन होता है प्रीलिम में हमारा, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते इसलिए होते हैं क्योंकि जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उनको जो बाकी सब करेक्ट कर रहे हैं वो अगर आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यू आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द रेस। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू गेट ऑल द बेसिक क्वेश्चंस राइट एंड देन यू मूव ऑन टू द मीडियम क्वेश्चंस जहाँ पे आप थोड़े लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं, एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ना है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। 27th क्वेश्चन अगेन मैंने लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व करने की कोशिश की बट आई हैव नो आइडिया। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप एक दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, बट मेरा उस टाइम ये करेक्ट नहीं हो पाया। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। 28th क्वेश्चन जो 28th क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पॉलिटी के बुक से आया हुआ है, जुडिशरी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप ये स्टेटमेंट करेक्ट कर सकते हैं। बट यूपीएससी ने इसको ऑप्शन ए को करेक्ट माना है, मेरे हिसाब से सी है, दो मैंने इसके बारे में वापस पढ़ा नहीं है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पॉलिटी के बुक से आया हुआ है, यू शुड गेट दिस क्वेश्चन राइट। 29th क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पॉलिटी के सिटीजनशिप चैप्टर से आया हुआ है, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये करेक्ट होना ही चाहिए। 30th क्वेश्चन अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी एंड पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से आया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट में से, ये कई बार डिस्कस भी होता है, हर मटेरियल में मिल जाएगा आपको, हर टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा, ईजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगेन 31st क्वेश्चन जो है वो पर्माकल्चर के बारे में कोई पढ़ता नहीं है, बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बारे में हम सब पढ़ते हैं, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बारे में भी आपको पता है तो भी आप इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। एंड क्योंकि पर्माकल्चर एंड कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग को ये इसमें कंपेयर किया गया है, दैट मीन्स इन दोनों में अलग प्रॉपर्टीज़ होती होंगी, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको फिर भी इसमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो। बट अगर आपने कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो हार्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो 32nd क्वेश्चन है, अगेन पाम ऑयल हमारा इतना न्यूज़ में रहता है, ये कैसे साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं कैसे उन्होंने जो इसका प्लांटेशन स्टार्ट किए, उसकी वजह से वहाँ जो रेन फॉरेस्ट है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, कैसे ये वहाँ की स्पीशीज़ नहीं है, बाहर से आई है। ये स्पेसिफिकली किसी को, मुझे पता था इस स्टेटमेंट के बारे में, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो तो ये स्टेटमेंट आपको पता होगी। एंड ये इतना न्यूज़ में रहता है क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ पाम ऑयल, एंड कैसे इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू एनकरेज पाम ऑयल प्रोडक्शन। उसके लिए हमारी स्पेसिफिक स्कीम भी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम वी आर ट्राइंग टू प्रमोट। तो ये मेरे हिसाब से ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है, जैसे मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट पता था, दिस इज़ नॉट अ नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया स्पीशीज़, ये मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। तो मैंने इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कुड टिक ऑप्शन बी। 33rd क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा चेनाब और सतलुज में मेरे को कन्फ्यूजन था। यूपीएससी ने सतलुज कंसिडर किया है इसका करेक्ट आंसर है। मैंने भी काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद अल्टीमेटली डी मार्क किया था, एंड फॉर्चुनेटली आई कुड गेट दिस राइट। 2 कोचिंग वालों ने चेनाब कंसिडर किया था। 34th क्वेश्चन, अगेन जिसमें मेरे को आइडिया नहीं था, बट खाटू श्याम जो लोग जाते हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, ये राजस्थान में एक छोटा सा रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पे एक पिलग्रिमेज क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बट यहाँ पे रिलीजियस पिलग्रिम्स जाते हैं बहुत सारे। तो ये एक रिलीजियस प्लेस है, ये अगर आपको पता है तो पता है, वहाँ पे कोई गया है तो, बट आई हैव नो आइडिया। ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 35th क्वेश्चन मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए था, दो आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग बिकॉज मैंने रिवाइज़ नहीं किया था अच्छे से मेरे मैप्स, इसकी वजह से मैं आई गॉट कन्फ्यूज एंड मैंने गलत मार्क किया। बट अगर आप अपने मैप्स अच्छे से रिवाइज़ करके जाओगे तो ये ईजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आना चाहिए। हम ये रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन जो है ये यूएन क्लॉज से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज़ जो है, ये कई बार न्यूज़ में रहता है, बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है, इस पर आर्टिकल्स आते रहते हैं। जो हमारे मंथली मैगजीन है ये भी अच्छे से कवर करता है, तो इससे आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हम सबको पता है कि ये ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं ग्रांट करता है, ये जो यूएन क्लॉज के अंडर जो बॉडी है वो ग्रांट करता है। एंड प्लस जो सेकंड स्टेटमेंट है, हमें पता है कि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो जिसने ये जो लाइसेंस मिला था, जो टू गेट दी परमिशन टू एक्सप्लोर दी मिनरल्स ऑन द सी बेड फ्लोर। इजी क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। शुगर केन और जो राइस प्रोडक्शन है इसके बारे में बार बार न्यूज़ आर्टिकल आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, कैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। ऐसे जैसे महाराष्ट्र ऐसे जो वाटर स्कार्स एरियाज़ है वहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट है, ये ड्रॉट हो रही है, ये हम सबको अच्छे से पता है। इजी क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारी जो जोग्राफी की टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी उसमें से आया हुआ है, बट मैंने ये रिवाइज अच्छे से नहीं किया था। जैसे कि मैंने बताया, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था आफ्टर माई 2022 मेंस की, मेरा एक बार प्रीलिम हो गया तो सेकंड टाइम हो ही जाएगा, दैट इज़ व्हाई आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। बट ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन नो आइडिया, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो 23 के पेपर में एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया। सो अगर आपने 21 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से PYQ सॉल्व किए होते तो आपको वो क्वेश्चन राइट आया, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं पढ़ के जाते, फिर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बार बार हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आता है, स्टेटिक सोर्सेज में भी दिया हुआ है, हमारे जो हम जोग्राफी की स्टैंडर्ड बुक है उसमें भी दिया हुआ है। तो ये इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। 41st क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आर लक्ष्मीकांत पॉलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट राइट होना ही चाहिए। 42nd अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत करेक्ट होना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके राइट रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। 43rd क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 44th क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेट अवे हमारे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बुक से आया हुआ, ये सॉल्व होना ही चाहिए। 45th क्वेश्चन, नाउ यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में बार बार जो हमारे जो ट्राइबल अपराइजिंग्स होती थी, जो हमारे मॉडर्न जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, उसमें हम बार बार पढ़ते हैं हो, मुंडा,
कोल, ये जो ट्राइबल्स थे ये बार बार रेबेल करते थे, तो ये मेरे को होस वर्ड पता था, दिस इज रिलेटेड, दिस इज द नेम ऑफ द ट्राइब, तो इसलिए आई कुड स्ट्रेट अवे मार्क ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन राइट। 46 क्वेश्चन का दो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने फिर भी लॉजिकल गेसिंग से इसको थोड़ा सॉल्व करने की क्वेश्चन ट्राई की, क्योंकि हम अंडर आर्टिकल 18 हम पढ़ते हैं कि कैसे जो टाइटल्स हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, ये थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट ज़्यादा बाकी दोनों स्टेटमेंट के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। स्टिल आई अटेम्प्टेड बट आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। नाउ 47 क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, कोई नहीं पढ़ता इसके बारे में, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। आर्बर डे फाउंडेशन, कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद हैदराबाद ये 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चूज़ की गई है, रिकग्नाइज़ की है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। बट यहाँ पे मैंने जो टॉपर्स की बताई वो ट्रिक्स और टिप्स जो होती हैं वो यूटिलाइज़ की, एंड फॉर्चुनेटली वो काम भी कर गई। तो आप ये क्वेश्चन कह सकते हो कि ये मेरा फ्लूक से हुआ है। जो 42nd क्वेश्चन है, इसमें मैंने सोचा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर फैक्ट हुआ तो ये स्टेटमेंट है वेरी हाई चांसेस दैट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग माना तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ गया ऑप्शन डी, एंड आई मार्क्ड इट, एंड ये गलत हो गया, मेरा सेलेक्ट हो गया, एज इन ये स्टेटमेंट गलत ही था। 48, 49, 50 जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, आई लेफ्ट दीज क्वेश्चन। सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो छोड़ देना है। जस्ट बिकॉज ये 3 क्वेश्चन एकदम से स्पोर्ट्स के आ गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पूरे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने लग जाओगे नेक्स्ट टाइम, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आते थे एंड ये सब ने छोड़ा है, एंड इसके बारे में आपको बाद में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अल्टीमेटली जो कट ऑफ है वो क्लियर करना है, आपको 50 नंबर ऊपर लाके कोई पॉइंट नहीं है। सो यू आर even if you are clearing prelims by 1 marks or you are clearing prelims by 50 marks doesn't make any difference. Ultimately you are getting the chance of writing mains, and that is the ultimate game of selection, mains and interview. So in next question, next video I'll discuss from question number 51 to 100, and मैं ट्राई करूँगा कि अभी थोड़े ज़्यादा रेगुलरली वीडियोज़ आएँ। मेरा ब्रेक हो गया क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन चला गया था, सो आई अपोलोजाइज फॉर इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।